रुचिता मोनिका की पेंटिंग दिखा रही होती है वेद को और समझा रही होती है। उसी वक्त रुचिता के फ़ोन में कॉल आ जाता है जिसे रिसीव करने के लिए रुचिता वहां से चली जाती है। इधर वेद की नज़र उन्हीं पेंटिंगों पर होती है। वो एक नज़र निहार की पेंटिंग को देखता तो वहीं दूसरी तरफ मोनिका की पेंटिंग को देखता और उसने उन दोनों की पेंटिंग को अपने ऊपर वाले इंक्वायरी के लिए भेज भी दिया था। यहाँ पर रुचिता जैसे ही कॉल में बात करती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, अचरज में पड़ जाती है। वे जब उससे इसका कारण पूछता है तो रुचिता बताती है कि उसे अपनी बच्ची रूही जूही के पास जाना पड़ेगा, उनके स्कूल जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी क्योंकि वहां पर मोनिका ने एंट्री ले लिया था, जो कि अपना पूरी तरह से वेशभूषा बदल दी थी, अपने बाल को भी चेंज कर दिया था और एक सीधी सादी सी लड़की बनकर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर वो प्रिंसिपल से पूछती है कि इस स्कूल में बहुत बड़े बड़े लोग के बच्चे पढ़ते हैं ना। तो वो प्रिंसिपल इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उन सभी की तारीफ करते हुए कहती है कि हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इतना बड़ा स्कूल है ही है। यहाँ पर मोनिका के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रुचिता भी पहुँच जाती है स्कूल में, जहाँ पर उसके साथ वेद भी आया हुआ होता है सच्चाई जानने के लिए। यहाँ पर रुचिता देखती है कि रूही जूही और पिंकू स्कूल के बाहर ही थे, खड़े हुए थे, जिसे देखकर रुचिता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। रूही जूही पिंकू जाकर बच्चे रुचिता को गले से लगा लेते हैं, रुचिता भी उन्हें गले से लगा देती है, जिसके बाद बच्चे रुचिता को बताते हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, जिसे लेकर रुचिता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। बच्चों को समझाते हुए कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करूँगी, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रुचिता बच्चों को समझा देती है, जिसके बाद वो वहाँ खड़े वॉचमैन के पास जाती है, पर वॉचमैन रुचिता को अंदर जाने नहीं देता है और कहता है कि मैडम बहुत बड़ी मीटिंग में हैं और आप अंदर नहीं जा सकती हैं। यहाँ पर वॉचमैन बार बार रुचिता की रिक्वेस्ट को ठुकरा रहा होता है और रुचिता बार बार कहती है कि सवाल मेरे बच्चों का है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर जाकर ही रहूँगी, चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो प्रिंसिपल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ मोनिका के साथ प्रिंसिपल की मीटिंग चल रही होती है। मोनिका यहाँ पर बम ब्लास्ट करने के उद्देश्य से ही आई थी, पर इस बात से प्रिंसिपल पूरी तरह से अनजान है। मोनिका यहाँ पर स्कूल के बारे में हर एक चीज़ों को पता लगाने के लिए आई थी और प्रिंसिपल की बहुत सी बातों से मोनिका को इस स्कूल के बारे में सब कुछ पता चल जा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल भी इस स्कूल की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, सभी अमीरों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। यहाँ पर रुचिता उस वॉचमैन से बार बार रिक्वेस्ट करती है, पर इन सब के बावजूद भी वॉचमैन रुचिता को अंदर जाने नहीं देता है और उससे पूछता है कि आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती हैं, बार बार रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद वेद रुचिता का साथ देता है और अपने आप को सीबीआई ऑफिसर है और अपना कार्ड भी दिखा देता है उस वॉचमैन को, जिसके बाद वॉचमैन चाहकर भी उन्हें अंदर जाने से रोक नहीं पाता है। वॉचमैन को ना चाहते हुए भी रुचिता और वेद दोनों को ही अंदर जाने देना पड़ता है, क्योंकि उसने सीबीआई का कार्ड देख लिया था वेद का। यहाँ पर वेद रुचिता की मदद करने के लिए आया हुआ था। जैसे ही रुचिता को अंदर जाने का परमिशन मिलता है तो वेद भी रुचिता के साथ अंदर चला जाता है। रुचिता अंदर देखती है कि प्रिंसिपल के साथ एक शख्स वहां पर मौजूद थी, पर रुचिता का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं जाता है। ये मोनिका ही थी, जो कि रुचिता की आवाज़ सुनकर ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसकी वजह से रुचिता मोनिका को पहचान नहीं पाती है। यहाँ तक कि रुचिता की तो मोनिका पर नज़र ही नहीं पड़ती है। जैसे ही रुचिता इस तरह से अंदर घुस आती है तो प्रिंसिपल कहती है कि आप इस तरह से अंदर कैसे आ गई, मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ ना। तो यहाँ पर रुचिता कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ज़रूरी मीटिंग में क्यों ना हो, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर वेद भी रुचिता का साथ देते हुए कहता है कि आप इस तरह से बच्चों को स्कूल से कैसे निकाल सकती हैं, आपने ऐसा किया भी कैसे। तब प्रिंसिपल गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप होते कौन है इस तरह से हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाते हैं और वो वेद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि वो सीबीआई ऑफिसर है, वेद आईपीएस। जिसके बाद इधर वेद भी अपना इंट्रोडक्शन बता देता है और इधर वेद के बारे में जानकर प्रिंसिपल, जो कि तेवर में खड़ी हुई थी, वो थोड़ी शांत हो जाती है, वेद से थोड़ी धीमे लहजे से बात करने लग जाती है। वो वहाँ पर मौजूद मोनिका से कहती हैं कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप मुझसे किसी और दिन आकर मिल लीजिएगा। तो यहाँ पर मोनिका को वो लीव
कह देती है, जिसकी वजह से मोनिका एक नज़र देखती है रुचिता की तरफ, पर रुचिता की नज़र तो मोनिका पर बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से रुचिता मोनिका को पहचान ही नहीं पाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए बहुत ही आराम से मोनिका वहाँ से निकल जाती है अपने हाथों में फाइल्स लेकर। मोनिका जिस काम के लिए यहाँ पर आई हुई थी, स्कूल के बारे में और हर एक चीज़ स्कूल के बारे में जानने के लिए, इसके लिए मोनिका इस प्लान में कामयाब भी हो चुकी थी। रुचिता मोनिका का चेहरा देखने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही मोनिका वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से रुचिता मोनिका का चेहरा नहीं देख पाती है। राहत का सांस लेते हुए कि रुचिता उसे पहचान नहीं पाई है, तो वहाँ से निकल जाती है। प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद दरवाजे पर खड़े वॉचमैन से भी कह देती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, जिसकी वजह से वो वॉचमैन भी दरवाज़ा बंद कर बाहर की तरफ चला जाता है। इधर वेद और रुचिता को देखकर प्रिंसिपल कहती है कि क्या बात है, बताइए। तो रुचिता कहती है कि आप इस तरह से मेरे बच्चों को क्लासरूम से बाहर कैसे निकाल सकती हैं, अभी उनके पढ़ने की उम्र है और वो इस तरह से, उनकी कोई गलती भी नहीं है कि आपने उन्हें इस तरह बाहर निकाल दिया है, आप उन्हें पढ़ा नहीं रही हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स के बच्चे जो कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे ख़ानदान से हैं, उन सभी को प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चों की वजह से। और मैं सही बोलूँ तो आपके बच्चों को भी वो बच्चे परेशान करते हैं। टेररिस्ट के बच्चे हैं, इस वजह से मैं आपकी बच्चियों को यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती हूँ, आप किसी दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन करा दीजिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साफ साफ मना कर रही होती है कि वो रूही, जूही और पिंकू तीनों को ही इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है, क्योंकि वो टेररिस्ट के बच्चे थे। तो यहाँ पर रुचिता उन्हें समझाते हुए कहती है कि अभी निहार जी पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता आप इस तरह से मेरे बच्चों को नहीं निकाल सकती है। एक प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपको इतना नहीं पता कि अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, तो आप उन्हें गलत नहीं कह सकती हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि जो पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं आपके बच्चों को लेकर, तो आपके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ, इसलिए आप अपने बच्चों को यहाँ से ले ही जाइए, हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर वेद वहाँ पर लिखी एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य का नींव है, और बहुत से थॉट्स लिखे होते हैं जिसे वेद पढ़ते हुए टीचर से कहता है, मतलब प्रिंसिपल से कहता है कि ये सब जो आपने सुविचार लगा रखे हैं वो सिर्फ लगा रखे हैं या आप इसमें अमल भी करती हैं। पढ़ाई को लेकर हम किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें निहार की गलती होगी, इसके बावजूद भी आप बच्चों को इस स्कूल से नहीं निकाल सकती हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती है ही नहीं। आप बच्चों को इस तरह से पनिश कैसे कर सकती हैं? इतने अच्छे अच्छे सुविचार आपने लगा रखा है और इस पर अमल भी नहीं करती हैं। इतना कहते हुए सभी सुविचार वाले बोर्ड को नीचे निकाल कर रख देते हैं वेद, और कहते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, आप मुझे एक कागज़ दीजिए और पेन दीजिए। तो यहाँ पर एक सील मोहर बना देता है वेद और कहता है कि आपके स्कूल पर तो इस तरह से सील मोहर लग जानी चाहिए, आपके स्कूल को इस तरह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों में भेदभाव कर रही हैं। ये अभी इल्ज़ाम साबित भी नहीं हुआ है निहार पर। अगर निहार पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है, इसके बाद अगर आप उनके बच्चों को निकाल देती पढ़ाई से, तो कुछ बात समझ आती, पर इन सब के बावजूद भी बच्चों को इस तरह से पढ़ाई से निकालने का आपका कोई हक नहीं बनता है। बच्चे यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई होनी भी चाहिए, और जो बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं उन्हें आप समझाइए अच्छी तरह से, जिससे कि वो बच्चे उन्हें दोबारा परेशान ना करें। यहाँ पर प्रिंसिपल को धमकी दे देता है वेद, अगर उसने बच्चों को दोबारा से नहीं रखा स्कूल में और उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो इस स्कूल को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद प्रिंसिपल भी डर जाती है, रिक्वेस्ट करते हुए वेद से कहती है कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं बच्चों को पर्सनली ट्रीट करूँगी और उन्हें कुछ भी परेशानी ना हो उसका ख्याल भी रखूँगी। तो यहाँ पर वेद की बात समझ आ जाती है प्रिंसिपल को और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जिसके बाद रुचिता और वेद बाहर निकल जाते हैं। रुचिता बच्चों को समझा देती है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, वो आराम से इसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। जिसके बाद बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वॉचमैन भी आ जाता है जो कि बच्चों से कहता है कि बच्चों चलो, मैं तुम्हें
तुम्हारे स्कूल में मतलब क्लासरूम में छोड़ दूँ, तो वो बच्चों को लेकर क्लासरूम में छोड़ने के लिए चला जाता है। रुचिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज वेद की मदद से ही प्रिंसिपल ने बच्चों को दोबारा से अपने स्कूल में रख लिया था। तो यहाँ पर रुचिता वेद का धन्यवाद करती है, पर वेद कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सही है वो सही है। यहाँ पर वेद को एक कॉल आ जाता है, जिस कॉल में बात करने के बाद वेद थोड़ा टेंशन में आ जाता है। रुचिता उस कॉल के बारे में पूछती है तो वेद बताता है कि कॉल उसके सीनियर ऑफिसर का था, जिससे कि उसने मोनिका का पता लगाने के लिए कहा था। तो मोनिका के नाम पर कोई भी कंप्लेन पहले से कोई दर्ज नहीं है, ना एक छोटी मोटी कंप्लेन, कुछ भी कंप्लेन नहीं है। तो यहाँ पर रुचिता कहती है कि भले ही मोनिका के बारे में कोई कंप्लेन दर्ज ना हुई हो, पर मोनिका है बहुत शातिर लड़की, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, निहार की जो हालत है, निहार हमारे बीच नहीं है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मोनिका की वजह से ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका पहुंच जाती है अपने गुंडे आदमियों के पास, जो कि कार में ही उसका इंतज़ार कर रहे थे बाहर। यहाँ पर जैसे ही मोनिका घुस कर बैठती है अपने कार में, तो वो सबसे पहले जो चश्मा लगा कर रखी हुई थी उस चश्मे को निकाल लेती है, नकली बाल निकाल लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक आदमी मोनिका से पूछता है कि काम हुआ। यहाँ पर मोनिका कहती है कि काम कैसे नहीं होगा, इस बार बम ब्लास्ट इसी स्कूल में होने वाला है, क्योंकि अगर गरीब मरते हैं तो उन पर कोई ज़्यादा कार्यवाही नहीं होती, कोई पेपर पढ़ते हैं और फाड़कर फेंक देते हैं। पर अगर इस स्कूल में बम ब्लास्ट होगा ना, तो बड़े से बड़े लोग हिल जाएंगे और पूरी तरह से आतंक मच जाएगा, सभी परेशान हो जाएंगे। और इस बार निहार तो खुद की जान दे चुका, पर इस बार बम को लेकर जाऊंगी मैं खुद में लगाकर, और खुद की जान देकर मैं बम ब्लास्ट करवा कर ही रहूँगी, अपने मिशन को पूरा कर ही रहूँगी 15 दिनों में ही, क्योंकि 15 दिनों में स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उसी दिन वो बम ब्लास्ट करने का सोच रही होती है। इधर रुचिता भी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 15 दिन के अंदर ही वो निहार को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी, निहार को बेगुनाह साबित कर ही रहेगी। इधर पूनम पहुँच जाती है किचन में, जहाँ पर वो सामान निकालने की, चाय बनाने की कोशिश कर रही होती है। इधर दादी सामने ही खाटू श्याम जी के पास पूजा कर रही होती है। पूनम जैसे ही एक सामान निकालती है, एक बर्तन, तो 2-4 बर्तन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पूनम गुस्से में आ जाती है। रुचिता तुरंत ही आ जाती है, क्योंकि बर्तन गिरने की शोर से रुचिता भी समझ गई थी कि कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर है। तो वो आकर पूनम से पूछती है कि माँ आप ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ पर पूनम गुस्से में रुचिता से बोल पड़ती है कि क्या सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो ये इतना छोटा किचन है कि मैं क्या ही बताऊं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। तभी वहाँ पर पिंकू भी आ जाता है और कहता है कि दादी जल्दी से जूही को बाहर निकलने के लिए कहो ना, मुझे तेज की आई है। यहाँ पर पूनम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि एक ही तो बाथरूम है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी शौचालय घर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर अपने बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर दादी इन सब बातों को सुनने के बाद गुस्से में आते हुए पूनम के पास आकर कहती है कि ये लो, इसमें अदरक कूटो, अपना गुस्सा इसमें निकालो, ना कि रुचिता पर। तुम्हें रुचिता का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज रुचिता की वजह से ही हमारे सर पर छत है, नहीं तो जितने बड़े महल में तुम रह रही थी ना, सभी प्रॉपर्टी के पेपर्स, कागज, हर एक चीज़ जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। उस घर में तुम अब रह भी नहीं सकती हो। अगर रुचिता ना होती तो आज हम फुटपाथ पर रह रहे होते, या फिर झोपड़ी के टेंट बनाकर। रुचिता की मदद से ही आज हमारे पास कम से कम सर ढकने के लिए छत तो है, उसका घर तो है। इधर इन सभी कलेश को नरेश भी सुन रहे होते हैं, जिन्हें ये सब पसंद नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका, जो कि अपना चेहरा फिर से एक बार बदल ली थी, वो दाढ़ी मूंछ लगा ली थी, एक आदमी की तरह तैयार हो चुकी थी और फ़ोटो खींच रही होती है, फ़ोटोशूट कर रही होती है, जहाँ पर वो स्कूल के बाहर के जितने भी एरिए थे उन सभी जगह का फ़ोटोशूट कर रही होती है। तभी एक औरत के धक्का लगने की वजह से मोनिका का नकली मूंछ निकल जाता है, जिसे देखकर मोनिका परेशान हो जाती है और अपने मूंछ को जल्दी से ढूंढ कर लगा लेती है। जिसके बाद मोनिका को कोई पहचान नहीं आता है। मोनिका यहाँ पर अच्छी तरह से इंक्वायरी करने, देखने ताकने आई थी कि 15 दिन बाद जब वो बम ब्लास्ट करेगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो अच्छी तरह से सभी आसपास एरिया का वो फ़ोटो ले रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दादी अपने बीपी का दवाई खा रही होती है,
जिसमें कि वो देखती है कि डब्बा पूरी तरह से खाली था, बीपी की दवाई तो एक भी नहीं थे। तो वो दवाई खाने का नाटक करती है और फिर रुचिता जो कि वहाँ पर आकर बैठ रही थी उससे कहती है कि ये दवाई बनाने वाले लोग इतनी कड़वी दवाई क्यों बनाते हैं, मीठी भी तो दवाई बना सकते हैं ना, पर ये हमेशा कड़वी दवाई ही बनाते हैं। तो यहाँ पर रुचिता देखती है कि दवाई तो दादी ने खाई है पर उन्होंने पानी नहीं पिया है। तो रुचिता कहती है कि अगर दवाई इतनी ही कड़वी है तो आप पानी पी लीजिए ना। अच्छा बताइए कितनी दवाई बची है आपकी बीपी की, कहीं दवाई मंगाना तो नहीं है। इतना कहते हुए वो डब्बा चेक करने लग जाती है। दादी उसे मना करती है पर इन सब के बावजूद भी रुचिता चेक करती है, जहाँ पर रुचिता को पता चल जाता है कि दादी सिर्फ नाटक कर रही थी, उनके डब्बे में कोई दवाई नहीं था। तो यहाँ पर रुचिता कहती है कि अच्छा झूठ बोल लेती हैं दादी आप भी। तो यहाँ पर दादी समझाती है कि घर के माहौल ठीक नहीं है, हर एक चीज़ तो ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में मैं खुद की सेहत का कैसे सोच सकती हूँ, पैसे भी नहीं है। तभी वहाँ पर रूही भी आ जाती है जो कि अपने गुल्लक फोड़ देती है और कहती है कि पैसे मेरे पास है। रूही ने बहुत सारे चिल्लर पैसे जमा कर रखे थे। यहाँ पर उसी वक्त गुल्लक फूटने की वजह से पूनम भी पहुँच जाती है, जो कि उसी गुल्लक पर पैर रख देती है और उसके पैर पर लग जाती है और गुस्से में रूही से कहती है कि तुम्हारे इन चिल्लर पैसों से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर गुस्से में दादी पूनम की तरफ देखती है, जिसके बाद पूनम चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बहुत सारे सिक्के रूही ने जमा कर रखे थे, जिसे जब परिवार वाले मतलब रुचिता और दादी देखते हैं तो उन्हें रूही की समझदारी पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। वो पैसे लाकर रुचिता को देती है और कहती है कि ये लो माँ पैसे, इससे ज़रूर काम हो जाएगा। यहाँ पर रुचिता कहती है कि रूही बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तब मैं तुमसे ले लूँगी। इतना कहकर रुचिता रूही के पास से चली जाती है, जिसके बाद रूही दोबारा से उन्हें पैसों को इकट्ठे करने लग जाती है। यहाँ पर नरेश जो कि ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें अपने परिवार वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो बिज़नेस की डील करने के लिए एक प्रॉपर्टी का सौदा करने का फ़ैसला लेते हैं और किसी को फ़ोन लगाकर सौदा आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। पूनम जो कि किचन में काम कर रही होती है, वो पूनम ताना मारते हुए रुचिता को खाना बना रही होती है और कहती है कि ये रुचिता महारानी तो आराम से निकल जाती है और सारा काम मुझे ही करवाती है, ये तो जानबूझकर इन्हें हमें यहाँ पर लेकर आई हुई है जिससे कि वो आराम से महारानी की तरह रह सके और हम सारे काम कर सके। तो यहाँ पर तभी नरेश आ जाते हैं जो कि पूनम से कहते हैं कि मैं एक डील के लिए और दोबारा से हमारे बिज़नेस को तो शुरू करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ डील करने के लिए। तो यहाँ पर पूनम कहती है कि अच्छा ठीक है जाइए। तो यहाँ पर पूनम खाना बना रही होती है, तेल के छौंक मारती है प्याज का, जिसकी वजह से वो तेल गरम था जो उसकी छींटे निहार के पापा के हाथों में लग जाती है, उनका हाथ जलने लग जाता है, जिसकी वजह से निहार के पापा के हाथों से प्रॉपर्टी के पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और पूनम उन्हें देख लेती है। पर जैसे ही वो उन पेपर्स को उठाने की कोशिश करती है तो नरेश कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं उठा लूँगा। तो यहाँ पर पूनम पूछती है कि ये किस चीज़ के पेपर्स हैं। तो यहाँ पर नरेश बताते हैं कि गांव के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी को बेचने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर नरेश झूठ बोलते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं, जिसे कि रुचिता देखकर समझ जाती है। यहाँ पर नरेश एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे होते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए उन्हें बेचने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए रुचिता समझ जाती है कि उन्हें जाकर मना करना पड़ेगा नरेश को। और वो कहती है कि ज़रूर पापा जी कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं। इसके बाद ही रुचिता नरेश का पीछा करने लग जाती है, जिससे कि वो बिज़नेस की डील करने से तो नरेश को रोक लेती है, पर वहीं दूसरी तरफ पूनम रूही से घर के सारे काम करवा रही होती है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रुचिता जब आकर ये सब देखती है तो वो पूनम को पर इन सब के बावजूद भी पूनम नहीं समझती है और कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रुचिता की वजह से ही हो रहा है। आज निहार हमारे बीच नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रुचिता की वजह से ही। यहाँ पर रुचिता सभी दुखों को सह रही होती है, क्योंकि वो समझ रही होती है कि अभी पूनम भी दुख की हालत में है। तो आने वाले एपिसोड में आखिर कैसे रुचिता दिलाएगी निहार को इंसाफ। 15 दिन में करने वाली है मोनिका बम ब्लास्ट, तो कैसे रोकेगी रुचिता इस बम ब्लास्ट को, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही वीडियो में फुल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।